अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। अब तो आपकी बायोलॉजी इख्तिताम पे है, तो उम्मीद है कि आपको सारी बायोलॉजी अच्छे से मैंने समझाई होगी, पढ़ाई होगी। कोई भी अगर आपको लगता है कि कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उस पर ज़रूर अमल करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमारे चैनल को इसी तरीके से आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इंशाल्लाह मैं 10th क्लास की बायोलॉजी की वीडियोस भी ज़रूर बनाऊंगी, अगर मुझे इंशाल्लाह अल्लाह ताला टाइम देगा, क्योंकि हमारी खुद बहुत मसरूफियत वाली ज़िंदगी होती है। जाहिर सी बात है, हॉस्पिटल जाना होता है और वार्ड्स जाना होता है, तो बहुत मसरूफियत वाली ज़िंदगी होती है। लेकिन उस टाइम में से मैं टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, ताकि आपके लिए आसानी रहे। आपको आसानी से मेरी मतलब जिस चीज़ से मैंने स्ट्रगल किया कि मैं चाहती थी कि कोई ऐसा मुझे यूट्यूब पे चैनल मिले जो मुझे वर्ड टू वर्ड पढ़ाए, बुक की एक एक लाइन पढ़ाए। मुझे कभी कोई ऐसा चैनल नहीं मिला, कोई ऐसा सोर्स ही नहीं मिला, खुद ही स्ट्रगल करके पढ़ा है। मैं चाहती हूँ कि आप उस चीज़ से ना गुजरें, उसके लिए मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाती हूँ। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आ रही होंगी। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखिए, आज हम पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स के बारे में। कार्डियो मतलब हार्ट, वस्कुलर मतलब वेसल्स, ब्लड वेसल्स, और डिसऑर्डर्स मतलब डिजीज़। तो वो डिजीज़ जिन डिजीज़ के अंदर हार्ट इन्वॉल्व है, मतलब हार्ट की वजह से कोई बीमारी आई हुई है, या ब्लड वेसल्स की कोई वजह से कोई बीमारी आई हुई है, तो उन डिसऑर्डर्स को कहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, ठीक है। वही लिखा हुआ है, वो डिजीज़ ऐसी बीमारियां जिन बीमारियों में हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब हार्ट की वजह से वो बंदे को कोई बीमारी हुई है, हार्ट के अंदर कोई मसला चल रहा है, या ब्लड वेसल्स के अंदर कोई मसला चल रहा है, ठीक है। तो ऐसी डिजीज़ को हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, ठीक है। ये सारी डिजीज़ जो होती है ना, इनका काज भी सेम है, मैकेनिज़्म भी सेम है, एक ही तरीके से सारी बीमारियां होती हैं, और ट्रीटमेंट भी सेम है इन सारी डिजीज़ का। ये जो सारी डिजीज़ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स होती है ना, क्यों होती हैं इंसान को? ये रिस्क फैक्टर्स क्या है? रिस्क फैक्टर्स का मतलब है कि वो वजूहात जिनकी वजह से उस कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स आपको हो सकते हैं। आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों से बचते रहेंगे तो आपको कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। अब क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें, ये वाले रिस्क फैक्टर्स हैं कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के। इसका क्या मतलब है? रिस्क फैक्टर्स का मतलब है कि ये लोग जो होते हैं ना, इनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स होने के, ऐसी बीमारियां होने के जिन बीमारियों के अंदर हार्ट और ब्लड वेसल इन्वॉल्व होता है। एक तो वो लोग जिनकी एडवांस स्टेज उम्र ज़्यादा हो जाती है, बढ़ापा आ जाता है, ठीक है। दूसरा, जिन लोगों के अंदर हाई शुगर लेवल होता है, जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं। तीसरा, वो लोग जिनकी ब्लड के अंदर दो तरह के ना कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल और एक होता है पुअर कोलेस्ट्रॉल। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो होता है HDL, हाई डेंसिटी लिपिड, और जो पुअर कोलेस्ट्रॉल होता है वो होता है LDL मतलब लोअर डेंसिटी लिपिड। ये पुअर कोलेस्ट्रॉल है, इसको ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक, इसको ज़्यादा होना चाहिए, अच्छा है। लेकिन अगर आपके ब्लड के अंदर ये जो पुअर कोलेस्ट्रॉल है, ये जो पुअर कोलेस्ट्रॉल है LDL, इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, और ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, उनकी आपके ब्लड के अंदर कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से भी आपको कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आपका BP हाई रहता है, उसकी वजह से भी आपको बीमारियाँ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब ज़िंदगी आप याशी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बस बैठे रहते हैं, खाया पिया सो गए, कोई एक्सरसाइज नहीं की, कोई काम नहीं किया, ओबेसिटी, आपको मोटापा है, ठीक है, या आप तंबाकू पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं, तो ये सारे लोग जो होते हैं ना, इनके अंदर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सारे आपने याद करने हैं। इनको याद करने का क्या तरीका है? एक तो आप एज की बात कर लें, दूसरा हाई शुगर लेवल हाई, दूसरा क्या हाई, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की कंसनट्रेशन हाई, तीसरा BP हाई। तो 3 हाई वाली बातें कर ली आपने। इसके अलावा सीडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर आपका ऐसा काहलाना ज़िंदगी का स्टाइल होगा, मतलब सुस्ती वाला स्टाइल है, तो उसकी वजह से आपको बेस्टी होना शुरू हो जाएगी। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है। या कि कोई बंदा स्मोकिंग करता है, जब आप स्मोकिंग करते हो ना, तो उसमें टोबैको भी होता है, ठीक है। ये सिगरेट पीते हो, तो ये स्मोकिंग और टोबैको, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। ये रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर द कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, ठीक है। ये पेपर में आ सकता है, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स। तो उसमें क्या है, वही उम्र का तकाजा है, एडवांस्ड एज है, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड कंसनट्रेशन, ब्लड के अंदर ज़्यादा कंसनट्रेशन है, किसकी, लोअर डेंसिटी लिपिड, जो पुअर कोलेस्ट्रॉल था ना उसकी, और ट्राइग्लिसराइड की ब्लड के अंदर ज़्यादा कंसनट्रेशन है। इसके अलावा टोबैको, स्मोकिंग, टोबैको, आप तंबाकू पी रहे हो, तंबाकू खा रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है। हाइपरटेंशन क्या होती है कि अगर आपका BP हमेशा हाई रहता है ना, तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। ओबेसिटी, अगर आप मोटापा है आपको, ये सीडेंटरी लाइफस्टाइल, आप कहलाना ज़िंदगी का स्टाइल गुजार रहे हो, बस खाया पिया सो गए, कोई काम नहीं करना, कोई लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी, तो इन तमाम वजूहात से आपको कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है।
वो कहते हैं ये देखा गया है कि ये जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स है ना, ये मेजर काज ऑफ सडन नॉन एक्सीडेंटल डेथ इन डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज़। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक अमेरिका वगैरह, इसके अलावा डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हमारा अपना मुल्क है, यहाँ पे अगर लोगों की अचानक ही डेथ होती है ना, लोग कहते हैं पता ही नहीं चला क्या हुआ, अचानक ही डेथ हो गई। अचानक डेथ के पीछे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर का हाथ था, ठीक है। ये कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर जो है ना, मेजर काज यही वजह है, सडन अचानक नॉन एक्सीडेंटल डेथ, मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, अचानक ही डेथ हो गई है ना। अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ कोई भी कंट्रीज़ के अंदर अचानक ही बंदे की मौत हो गई है, तो इसके पीछे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर था उस बंदे को। हाँ, वो कभी डायग्नोज नहीं होता, डायग्नोज नहीं हुआ होगा कभी उसको, तो जिसकी वजह से उसे पता नहीं चला, वरना अचानक डेथ के पीछे इसी का हाथ होता है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर को। तो आप ये सारी चीज़ें अगर इनसे अवॉइड कर लोगे तो आप बच सकोगे, ठीक है। अच्छा, अब ना दो तरह की डिजीज़ हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, हम कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्डियो मतलब हार्ट के डिसऑर्डर पढ़ेंगे, और वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स के पढ़ेंगे। तो पहले हम वेस्कुलर ब्लड वेसल्स के डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं, फिर आगे जाके ना हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन हार्ट का डिसऑर्डर पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी जो ब्लड वेसल्स के डिसऑर्डर्स हैं ना, इनमें दो डिसऑर्डर्स हम पढ़ेंगे, दो बीमारियों के बारे में बात करेंगे। एक एथीरोस्क्लेरोसिस है और एक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है, ठीक है। अच्छा, पहले हम ये एथीरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ये दोनों जो है ना डिजीज़ ऑफ आर्टरीज़ हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया दो तरह के डिसऑर्डर्स हैं, एक कार्डियक हार्ट वाले, एक ब्लड वेसल्स वाले। ब्लड वेसल्स में भी तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं ना, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। तो हम खास तौर पर आर्टरीज़ की डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। आर्टरीज़ की दो तरह की डिजीज़ होती हैं, एक एथेरोस्क्लेरोसिस और एक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है। ये जो डिजीज़ होती हैं ना, इन्हीं डिजीज़ की वजह से बाद में इंसान को हार्ट डिजीज़ भी हो रही होती है, इन दोनों की वजह से। पहले हम एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में बात करेंगे, फिर आगे हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ना, ये क्या होती है, नैरोइंग ऑफ आर्टरीज। इसमें आर्टरीज तंग होना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक आर्टरी है, ठीक है। ये आर्टरी जो है ना, मतलब इसका इतनी जगह खुली हुई है, यहाँ से ब्लड जाई जा रहा है, ब्लड जाई जा रहा है, और आगे जो टिश्यू है उसको ब्लड जा रहा है, कोई मसला नहीं हो रहा। लेकिन यही आर्टरी जब नैरो होना शुरू हो जाएगी, सपोज कर लो पहले इतनी आर्टरी थी, अब ये नैरो होना शुरू हो जाएगी, इतनी सी अगर हो जाए, तो देखें जब ये तंग हो गई आर्टरी, तो इसके अंदर जगह कम पड़ गई है ना ब्लड के गुजरने के लिए। तो वही इसी डिजीज़ को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस के नैरोइंग ऑफ आर्टरीज नैरो हो रही हैं, ठीक है, तंग पड़ गई हैं। क्यों नैरो हो गई हैं, वजह क्या बनी? आप ना क्या कर रहे थे, कोलेस्ट्रॉल खा रहे थे, आप घी वाली चीज़ें खा रहे थे, ऑयली चीज़ें खा रहे थे। वो जो कोलेस्ट्रॉल था, वो जो घी वाली चीज़ें थी, वो जाती हैं, वो जाके आर्टरीज़ के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं इस तरह करके। क्योंकि आप एक्सरसाइज वगैरह तो कर नहीं रहे कि आपको वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो बर्न हो जाए, या कोई एक्टिविटीज़ आप लाइफ की परफॉर्म कर नहीं रहे कि वो जो कोलेस्ट्रॉल है उसको बॉडी मतलब बर्न करना शुरू कर दे। लेकिन नहीं, आप तो बस खाते हो, खा के लेट जाते हो। तो क्या होगा, इस तरीके से वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो जाके आपकी जो आर्टरी है ना उसके अंदर ऐसे जमा होना शुरू हो जाएगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। देखें, जब वो इधर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा तो आर्टरीज़ की जो जगह है वो कम पड़ गई है ना। अब ब्लड के गुजरने के लिए बिल्कुल थोड़ी सी जगह है, कोई साइड से थोड़ा सा बस ब्लड गुजर सकता है, ठीक हो गया। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, नैरोइंग ऑफ आर्टरीज तंग होना शुरू हो जाती हैं। ये अचानक डिजीज़ नहीं होती, क्रोनिक डिजीज़ है, आहिस्ता आहिस्ता होती है। आहिस्ता आहिस्ता उन आर्टरीज़ के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होता रहा, ठीक है। ये क्रोनिक डिजीज़ होती है जिसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन होती है किसकी, फैटी मटेरियल की, कोई फैट वाला मटेरियल या कोलेस्ट्रॉल या फाइब्रिन, ये तीन चीज़ें जाती हैं और आर्टरीज़ के अंदर एक्यूमुलेट होती रहती हैं, इकट्ठी होती रहती हैं, जमा होती रहती हैं, जिसकी वजह से आर्टरीज़ का रास्ता तंग पड़ता रहता है, ठीक है। जब ये कंडीशन स्वीयर हो जाए ना, ये कंडीशन मतलब बहुत ज़्यादा स्वीयर हो गई है, तो अब आर्टरीज़ जो होती हैं वो एक्सपैंड नहीं कर पाती, ना ही कॉन्ट्रैक्ट कर पाती हैं, वरना आर्टरीज़ नॉर्मली एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है ऐसे करके ना, ऐसे करके। अब जब ये कंडीशन स्वीयर हो जाएगी, मतलब ये तीन चीज़ें, फैटी मटेरियल, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रिन, ये तीनों चीज़ें जाके आपकी आर्टरीज़ के अंदर जमा हुई जा रही। अब आर्टरीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में मुश्किल पेश आएगी, ठीक हो गया। और ब्लड मूव्स थ्रू देम विद डिफ़िकल्टी, और ब्लड बड़ी मुश्किल से आगे गुजर के जाया करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, वो कहते हैं कि ख़ास तौर पर एथेरोस्क्लेरोसिस में जो अहम किरदार है ना, वो कोलेस्ट्रॉल का किरदार है। कोलेस्ट्रॉल की जो एक्यूमुलेशन है ना, वो प्राइम कंट्रीब्यूटर, वो ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर, ठीक है। ये देखें, ये मैंने एक आर्टरी बनाई हुई है, इस आर्टरी के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल के मुख्तलिफ कोलेस्ट्रॉल जमा हो जा रहा है। थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल इधर एक्यूमुलेट हो गया, थोड़ा सा इधर हो गया। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल की एक्यूमुलेशन होती रहती है ना, इसको कहते हैं प्लेक्स। ये प्लेक्स बन रहे हैं, ठीक। इन्हीं प्लेक्स के अंदर फिर जब ये प्लेक बन गया, इन्हीं प्लेक्स के अंदर ना फिर रेड ब्लड सेल्स आके जमा होना शुरू हो जाते हैं और प्लेटलेट्स आके जमा होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से अब वही प्लेक जो है ना वो ब्लड क्लॉट बन गया। ये देखें,
ठीक है, वही प्लेक ब्लड क्लॉट बन गया। जब वो प्लेक ब्लड क्लॉट बन जाता है ना, फिर हम उस प्लेक को कहते हैं अब ये थ्रोम्बस बन गया। ठीक, ये थ्रोम्बस जो है ना, ये बाज़ोकात इस जगह से मूव करके आगे आर्टरी के अंदर जाना शुरू कर देता है। बाज़ोकात इधर ही पड़ा रहेगा तो ये थ्रोम्बस है। लेकिन अगर ये मूव करना शुरू कर दे, इधर से मूव करके इधर आगे चला गया, ये कोई और आर्टरी में चला गया, तो इसको एम्बोलस कहना शुरू कर देंगे हम। ठीक है, एम्बोलस जो होता है ना, वो मूव करता है इधर। एम्बोलस के अंदर एम आ रहा है ना, और एम मतलब मूवमेंट। तो अगर थ्रोम्बस मूव करना शुरू कर दे तो उसको हम थ्रोम्बस नहीं कहेंगे, उसको हम एम्बोलस कहना शुरू कर देंगे। ये बात है। देखिए वो लिखा हुआ है एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की एक्यूमुलेशन सबसे बड़ी वजह है एथेरोस्क्लेरोसिस की। ठीक है, जब कोलेस्ट्रॉल जब जमा होता रहता है ना, तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल डेपोजिट, छोटे छोटे डेपोजिट बनना शुरू हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, जिनको प्लैक्स कहते हैं। विद इन आर्टरीज के अंदर ये प्लैक्स बन गए। अभी जो प्लेक्स है ना, इन्होंने क्या करना है, फिर ब्लड क्लॉट बनाना शुरू कर देना है। जब ये प्लेक्स अपने अंदर ब्लड सेल्स को जमा करके ब्लड क्लॉट बनाना शुरू कर देंगे ना, तो इन्हीं प्लेक्स को हम कहेंगे थ्रोम्बस बन गया। अब ये तो फिर थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाता है। अब ये थ्रोम्बस अगर अपनी जगह पे पड़ा हुआ है तो ये थ्रोम्बस ही है। लेकिन अगर ये थ्रोम्बस डिसलॉज, मतलब अपनी जगह से हिल जाए, हिल के कहीं और चला गया, फ्री मूविंग, फ्री फ्लोटिंग बन गया, मतलब कभी थ्रोम्बस इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी किसी आर्टरी के अंदर जा रहा है, कभी किसी आर्टरी को जाके नैरो कर रहा है, तो फिर इस थ्रोम्बस को हम एम्बोलस कहेंगे। समझ आ रही है आपको? ये सारी एथेरोस्क्लेरोसिस की कहानी है। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या हुआ था, आर्टरीज नैरो हुई थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में आपने हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। ठीक है, इसमें आर्टरीज हार्डन होती हैं, नैरो नहीं होती। वहाँ पे नैरो ही थी, यहाँ पे आर्टरीज सख्त हो गई हैं। मतलब है इतनी आर्टरी लेकिन सख्त बहुत हो गई है। क्यों सख्त हो गई है? क्योंकि आर्टरी की वॉल्व, आपने पढ़ा था ना, आर्टरी की वॉल्व में 3 लेयर्स होती हैं। तो वो जो 3 लेयर्स है ना, उन लेयर्स के अंदर कैल्शियम जाके जमा हुई जा रहा है। कैल्शियम के जमा होने की वजह से आर्टरी की वॉल बहुत सख्त हो गई है, जिसकी वजह से आर्टरीज की हार्डनिंग हो गई है। ठीक है, ये क्यों होता है? व्हेन कैल्शियम इज़ डेपोजिटेड, जब कैल्शियम जाके जमा होना शुरू हो जाता है आर्टरीज की वॉल के अंदर, तो फिर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होती है, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज होती है। ठीक है, और पहले हमेशा एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस के बाद आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होगी। ठीक है, इट कैन हैपन, ये कब होती है? व्हेन एथेरोस्क्लेरोसिस इज स्वेयर, जब एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस बहुत स्वेयर हो जाता है ना, फिर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस होता है। समझ आ गई आपको? अगले उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छे से समझ आ रही होंगी। अपने अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें ग्रो करने में हमारी हेल्प करें। अल्लाह हाफिज़।